हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 23 यूल डांस। छुट्टियों में फोर्थ ईयर के विद्यार्थियों के सिर पर बहुत सारा होमवर्क लाद दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद टर्म खत्म होने के बाद हैरी पढ़ाई करने के मूड में नहीं था। उसने क्रिसमस के पहले सप्ताह का भरपूर आनंद लिया। गरुड़ द्वार के हॉल में छुट्टियों में भी उतनी ही भीड़ थी जितनी टर्म के दौरान। ये छोटा भी लगने लगा था क्योंकि विद्यार्थी अब यहाँ हमेशा से ज्यादा उधम करते थे। फ्रेड और जॉर्ज की कैनेरी क्रीम ने काफी धूम मचाई थी और छुट्टियों के शुरुआती कुछ दिनों में तो पूरे हॉल में विद्यार्थियों के पंख उगने लगे। बहरहाल जल्दी ही गरुड़ द्वार के सभी विद्यार्थियों ने ये सीख लिया कि किसी दूसरे की दी हुई चीज को खाने के बारे में सावधान रहना है। जॉर्ज ने हैरी को गोपनीय रूप से बताया कि वो और फ्रेड एक और चीज का आविष्कार करने में जुटे हैं। तत्काल हैरी ने फैसला कर लिया कि वो भविष्य में फ्रेड और जॉर्ज से एक चिप्स तक नहीं लेगा। मैदान और महल पर अब मोटी बर्फ गिरने लगी थी। हैग्रिड के बर्फ से ढके हुए जिंजर ब्रेड जैसे केबिन के पास खड़ी बॉबेटेंस की नीली घोड़ा गाड़ी अब बर्फ के जमे हुए किसी बड़े कद्दू जैसे दिख रही थी। उधर डर्मस्ट्रेंग के जहाज पर भी बर्फ जम गई थी। जहाज बिल्कुल सफेद हो गया था। किचन के घरेलू जिन्न बड़ी मेहनत से तरह तरह के बेहतरीन गर्म सूप और जायकेदार पुडिंग बनाने में जुटे थे। खाने में सिर्फ फ्लर डेलाकोर को ही शिकायत करने लायक कोई बात नजर आई थी। हॉगवर्ट्स का खाना बहुत भारी है। उन्होंने फ्लर की शिकायत भरी आवाज सुनी जब वो एक शाम को बड़े हॉल से बाहर निकले। यही हाल रहा तो मैं अपनी ड्रेस नहीं पहन पाऊंगी। ओह, कितने अफसोस की बात होगी, हरमाइनी ने ताना मारते हुए कहा जब फ्लर प्रवेश हॉल के बाहर चली गई। वो खुद के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचती है ना? रॉन ने हरमाइनी से पूछा, तुम डांस में किसके साथ जा रही हो? वो बार बार सवाल पूछता रहता। उसे लगता कि कभी न कभी बेध्यानी में वो जवाब दे देगी, लेकिन हरमाइनी ने भौहें तान कर कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे। तुम मजाक कर रहे हो वीजली, मैल्फॉय ने उनके पीछे से कहा। तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि किसी ने इसे अपने साथ डांस करने का आमंत्रण दिया है? इस लंबे दांतों वाली बदजात के साथ कौन डांस करना चाहेगा? हैरी और रॉन तेजी से पलटे, लेकिन हरमाइनी ने मैल्फॉय के कंधे के पीछे इशारा किया और जोर से बोली, हेलो प्रोफेसर मूडी। मैल्फॉय का चेहरा पीला पड़ गया। वो तेजी से पलटा और चौंक कर मूडी को चारों तरफ खोजने लगा, लेकिन मूडी अब भी स्टाफ टेबल पर बैठकर सूती रहे थे। तुम नेवले हो, है ना मैल्फॉय? हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। वो हैरी और रॉन जोर जोर से हंसते हुए संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हरमाइनी, रॉन ने उसके दांत की तरफ कनखियों से देखते हुए हैरानी से कहा, तुम्हारे दांत? उन्हें क्या हुआ? वो पहले से अलग दिख रहे हैं। मेरा ध्यान अभी अभी गया है। जाहिर है वो अलग दिख रहे होंगे। क्या तुम उम्मीद कर रहे थे कि मैं मैल्फॉय के दिए बड़े दांतों को संभाल कर रखूंगी? नहीं, मेरा मतलब है मैल्फॉय के शाप देने से पहले तुम्हारे दांत जैसे थे अब काफी अलग हैं। सब सीधे हैं और उनका आकार सामान्य है। हरमाइनी बहुत ही शरारती अंदाज में मुस्कुराई। हैरी का ध्यान इस ओर गया। हरमाइनी की मुस्कुराहट सचमुच पहले से काफी अलग थी। हरमाइनी ने कहा, देखो, जब मैं मैडम पॉम्फ्री के पास अपने दांत छोटे करवाने गई तो उन्होंने मुझे एक आईना देकर कहा कि जब मेरे दांत पहले जितने ही आकार के हो जाएं तो मैं उन्हें रोक दूं। लेकिन मैंने उन्हें रोकने में थोड़ी देर कर दी। वो एक बार फिर खुलकर मुस्कुराई। मम्मी डैडी इस बात से खुश नहीं होंगे। मैं उन्हें कब से मना रही थी कि वो मुझे अपने दांत जादू से छोटे करने दें, लेकिन वो मुझे तार से बांधने को कहते थे। तुम जानते ही हो वो दोनों दांतों के डॉक्टर हैं और उनके हिसाब से दांतों और जादू का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देखो, पिगविजियन लौट कर आ रहा है। रॉन का छोटा उल्लू बर्फ से लदे जंगल के ऊपर तेजी से मंडरा रहा था। उसके पैर में एक चर्म पत्र था। उसके पास से गुजर रहे विद्यार्थी उसकी तरफ इशारा करके हंस रहे थे। थर्ड ईयर की कुछ लड़कियां रुककर बोलने लगी, ओह, उस छोटे उल्लू को देखो, कितना प्यारा है। मूर्ख कहीं का, रॉन फुफकारा। उसने तेजी से सीढ़ियों पर चढ़कर पिगविजियन को पकड़ लिया और फटकारते हुए बोला, तुम सीधे चिट्ठी लेकर उसके पास आओ जिसके नाम से चिट्ठी आई है। शान झाड़ते हुए इधर उधर मत भटका करो। पिगविजियन ने खुशी भरी आवाज निकाली। उसका सिर रॉन की मुट्ठी के ऊपर झांक रहा था। थर्ड ईयर की लड़कियां बहुत सदमे में नजर आ रही थीं। यहाँ से दफा हो जाओ, रॉन ने लड़कियों को गुर्रा कर कहा और उस मुट्ठी को लहराया जिसमें पिगविजियन था। पिगविजियन हवा में उड़ने लगा, खुशी से चीखने लगा। लो हैरी, ये लो, रॉन ने धीरे से कहा जब थर्ड ईयर की लड़कियां परेशान दिखती हुई बाहर जाने लगी।
उसने सीरियस की जवाबी चिट्ठी को पिगविजन के पैर से निकाला। हैरी ने चिट्ठी अपनी जेब में रख ली। वो जल्दी से उसे पढ़ने के लिए गरुड़ द्वार हॉल की तरफ चल दिए। हॉल में बैठा हर विद्यार्थी इस समय छुट्टियों की मस्ती में इतना व्यस्त था कि किसी को देखने की फुर्सत नहीं थी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी बाकी सबसे दूर जाकर एक अंधेरी खिड़की के पास बैठ गए। इस खिड़की पर धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी। हैरी ने चिट्ठी पढ़कर दोनों को सुनाई। प्रिय हैरी, हॉर्नटेल को पार करने पर बधाई। जिसने तुम्हारा नाम प्याले में डाला था वो इस समय ज्यादा खुश नहीं होगा। मैं कंजक्टिवाइटिस शाप का सुझाव देने वाला था, क्योंकि ड्रैगन की आंख उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा है। क्रम ने यही किया था, हरमाइनी फुसफुसाकर बोली। परंतु तुम्हारा उपाय ज्यादा अच्छा था। मैं बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन घमंड मत करना हैरी। तुमने अभी सिर्फ एक काम किया है। जिसने भी तुम्हारा नाम टूर्नामेंट में डाला है, अगर वो तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसे अभी 2 और मौके मिलेंगे। आंखें खुली रखना, खासकर जब वो व्यक्ति आसपास हो जिसके बारे में हमारी बात हुई थी, और खुद को मुश्किलों से बचाना। पूरी तरह सावधान रहना, चिट्ठी भेजते रहना। मैं अब भी हर असामान्य घटना के बारे में जानना चाहता हूँ। सीरियस। वो तो बिल्कुल मूडी जैसी बातें कर रहा है, हैरी ने चिट्ठी को दुशाले में रखते हुए कहा। पूर्ण सावधानी, जैसे मैं अपनी आंखें बंद करके चलता हूँ और दीवारों से टकराता फिरता हूँ। लेकिन उसने सही कहा है हैरी, हरमाइनी ने कहा। तुम्हें अभी 2 और काम करने हैं। तुम्हें सचमुच उस अंडे से सुराग का पता लगाना चाहिए और उसका मतलब समझने की कोशिश में जुट जाना चाहिए। हरमाइनी, अभी उसके पास बहुत समय है। शतरंज खेलोगे हैरी? रॉन ने हरमाइनी को झिड़कते हुए कहा। हाँ ठीक है, हैरी ने कहा। फिर हरमाइनी के चेहरे पर आए भाव को देखकर बोला, देखो इतने शोरगुल में मैं एकाग्रचित्त होकर कैसे सोच सकता हूँ। इतने शोर में तो मुझे अंडे से आने वाली आवाज भी सुनाई नहीं देगी। हाँ ये बात तो है। हरमाइनी आह भरते हुए उनका शतरंज का मैच देखने के लिए बैठ गई, जिसमें रॉन ने हैरी को रोमांचक शह दी, जिससे उसके 2 निडर प्यादों और हिंसक ऊंट ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। क्रिसमस के दिन अचानक हैरी जाग गया। इस बात पर हैरान था उसकी नींद क्यों खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा कि अंधेरे में 2 बड़ी बड़ी हरी आंखें उसे घूर रही थीं। वे आंखें जिसकी भी थीं, उसकी नाक हैरी से बस टकराने वाली थी। डॉबी! हैरी चीखा और घरेलू जिन्न से इतनी तेजी से दूर हटा कि वो पलंग से गिरते गिरते बचा। ऐसा मत किया करो। डॉबी को अफसोस है सर, डॉबी चिंता भरी आवाज में बोला और अपने मुंह पर अपनी लंबी उंगलियां रखते हुए पीछे की तरफ उछल गया। डॉबी तो बस हैरी पॉटर को क्रिसमस की मुबारकबाद देना चाहता था सर। हैरी पॉटर ने कहा था डॉबी कभी कभार मिलने आ सकता है सर। ठीक है, हैरी ने कहा। उसके दिल की धड़कन सामान्य हो रही थी, लेकिन सांस तेज तेज चल रही थी। आगे से मुझे बस धीरे से हिला देना, ठीक है? इस तरह झुकना मत। हैरी ने अपने पलंग के चारों तरफ लगे पर्दे खींचे, बिस्तर के पास वाली टेबल से चश्मा उठाकर लगा लिया। उसकी चीख सुनकर रॉन, सीमस, डीन और नेविल जाग गए। तुम पर किसी ने हमला किया है हैरी? सीमस ने नींद भरी आवाज में पूछा। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ डॉबी है, हैरी बुदबुदाया। तुम लोग सो जाओ। नहीं, तोहफे देखेंगे। सीमस ने अपने बिस्तर के पैताने पर रखे बड़े ढेर को देख लिया था। रॉन, डीन और नेविल ने भी ये फैसला किया, चूंकि वो जाग गए थे इसलिए तोहफे खोलकर देखना ज्यादा अच्छा रहेगा। हैरी डॉबी की तरफ मुड़ा, जो घबराया हुआ उसके पलंग के पास। वो अब भी इस बात को लेकर चिंतित था कि उसने हैरी को परेशान कर दिया। उसकी टिकोजी के ऊपर वाले फंदे में क्रिसमस का एक भड़कीला सजावटी सामान बंधा था। उसने घबराते हुए पूछा, क्या डॉबी हैरी पॉटर को तोहफा दे सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हैरी ने कहा। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। ये सरासर झूठ था। उसने डॉबी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था, लेकिन उसने अपना संदूक खोला, उसमें से 2 मोजे निकाले जो काफी बड़े और गुड़ी मुड़ी थे। सरसों जैसे पीले रंग के ये मोजे उसके सबसे पुराने और गंदे मोजे थे। इन मोजों को कभी वर्नन अंकल पहनते थे और अब उसने उसमें अपना मुखबिर यंत्र छिपा रखा था। उसने मुखबिर यंत्र को बाहर निकाला और डॉबी को मोजे देते हुए कहा, माफ करना, मैं गिफ्ट पैक करवाना भूल गया। लेकिन डॉबी बेहद खुश था। मोजे डॉबी के पसंदीदा कपड़े हैं सर। डॉबी के पास 7 जोड़ी हो गए हैं सर। उसने आंखें चौड़ी करते हुए अपने पुराने मोजे उतारकर वर्नन अंकल के मोजे पहन लिए। उसने दोनों मोजों को पूरी ऊंचाई तक खींचा, जिससे वो हाफ पैंट तक पहुंच गए। फिर उसने आंखें फाड़कर हैरानी से देखा। लेकिन सर, दुकान वाले से शायद कोई गलती हो गई है हैरी पॉटर। उसने आपको एक जैसे 2 मोजे दे दिए हैं। ओह हैरी, तुम्हें ये बात क्यों नहीं दिखी? रॉन ने अपने पलंग से मुस्कुराते हुए कहा।
जिसके बिस्तर पर तोहफे लपेटने के कवर का ढेर था। मैं तुम्हें एक बात बताऊं डॉबी, मुझसे ये 2 मोजे ले लो। अब तुम इन्हें और हैरी के दिए मोजों को बदल कर सही तरीके से पहन सकते हो। और ये रहा तुम्हारा स्वेटर। उसने अभी अभी जो तोहफे खोले थे उनमें मिसेस वीजली के भेजे बैंगनी मोजे और हाथ से बुना हुआ स्वेटर था। उसने दोनों चीजें डॉबी की तरफ उछाल दी। डॉबी बहुत खुश नजर आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रॉन के सामने झुककर सिर बहुत नीचे झुकाकर शुक्रिया अदा किया। फिर कांपती आवाज में बोला, सर बहुत दयालु हैं। डॉबी जानता है कि सर बहुत बड़े जादूगर होंगे क्योंकि वो हैरी पॉटर के सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन डॉबी ये नहीं जानता था कि वे बहुत उदार और दयालु और परोपकारी भी हैं। ये मोजे ही तो हैं, रॉन ने कहा, जिसके कान थोड़े गुलाबी हो गए थे। हालांकि उसे ये बात सुनकर खुशी हुई थी। वाह हैरी! उसने अभी अभी हैरी का दिया तोहफा खोला, जो चडली कैनन का हैट था। बहुत बढ़िया! उसने हैट अपने सिर पर लगाया। हैट का रंग उसके बालों के रंग से मेल खाने लगा। डॉबी ने हैरी को एक छोटा पैकेट दिया। उसमें मोजा था। डॉबी ने इन्हें खुद बनाया है सर, घरेलू जिन्न ने खुशी से कहा। डॉबी ने अपनी तनख्वाह के पैसों से ऊन खरीदा था सर। बायां मोजा चमकीला लाल था और उस पर झाड़ुओं की डिजाइन बनी थी। दायां मोजा हरा था, उस पर सुनहरी गेंदों की डिजाइन थी। ये तो सचमुच अच्छे हैं। धन्यवाद डॉबी, हैरी ने कहा और मोजों को पहन लिया। डॉबी की आंखों से एक बार फिर खुशी के आंसू बहने लगे। डॉबी को जाना होगा सर, हम लोगों को किचन में क्रिसमस का खाना बनाना है, डॉबी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते वो रॉन और बाकी सबको गुड बाय कहता हुआ गया। हैरी के बाकी तोहफे डॉबी के अजीब मोजों से ज्यादा संतोषजनक थे। हरमाइनी ने हैरी को एक पुस्तक दी थी जिसका शीर्षक था ब्रिटेन और आयरलैंड की क्विडिच टीमें। रॉन ने उसे गोबर बम का बड़ा पैकेट दिया था। सीरियस ने उसे एक पेन नाइफ दिया था जिसमें लगे यंत्रों से कोई भी ताला या गठान खुल सकती थी। हैग्रिड ने उसे बहुत सारी चॉकलेटों से भरा एक डिब्बा भेजा था जिसमें हैरी की सभी पसंदीदा टॉफियां थी। बर्टी बार्ट की हर स्वाद की टॉफियां, चॉकलेट मेढक, डूबल्स और बेस्ट ब्लोइंग गम और फिजिंग व्हीज बीस। जाहिर है मिसेस वीजली ने एक नया स्वेटर भेजा था। ये हरा था और उस पर ड्रैगन की तस्वीर थी। हैरी को लगा चार्ली ने उन्हें हॉर्न टेल के बारे में सब कुछ बता दिया है। मिसेस वीजली ने अपने तोहफे में घर पर बनाई हुई बहुत सी मिन्स पाई भी भेजी थी। हैरी और रॉन जाकर हरमाइनी से हॉल में मिले और वो एक साथ नाश्ता करने गए। सभी लोग अपने अपने तोहफे देखकर खुश हो रहे थे। फिर उन्होंने बड़े हॉल में जाकर शानदार लंच किया। वे दोपहर में बाहर मैदान में घूमने गए। बर्फ में सिर्फ डर्मस्टैंग और बॉबेटन्स के विद्यार्थियों के पैर के निशान दिख रहे थे। हैरी और वीजली बंधु बर्फ की गेंद से मारा मारी करते रहे। हरमाइनी देखती रही लेकिन वो खेल में शामिल नहीं हुई। शाम को 5 बजे उसने कहा वो ऊपर जा रही है क्योंकि उसे डांस पार्टी के लिए तैयार होना है। यार तुम्हें तैयार होने के लिए 3 घंटे चाहिए? रॉन ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा। उसका ध्यान खेल से हट गया था और इसकी सजा तत्काल मिली। जॉर्ज का फेंका बर्फ का बड़ा गोला उसके सिर से टकराया। उसने हरमाइनी से जाते जाते पूछा, तुम जा किसके साथ रही हो? लेकिन हरमाइनी ने सिर्फ हाथ हिलाया। पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर महल में चली गई। आज शाम को चाय नाश्ता नहीं मिला क्योंकि डांस पार्टी में दावत शामिल थी। 7 बजे इतना अंधेरा हो गया था कि सही तरीके से निशाना लगाना मुश्किल था। ये देखकर हैरी और बीसली बंधुओं ने अपने बर्फ के गोलों का खेल खत्म किया। हॉल में लौट आए। हैरी, रॉन, सीमस, डीन और नेविल अपने कमरे में जाकर अपने ड्रेस के दुशाले पहनने लगे। वो सभी अपने हुलिये को लेकर शंका में थे लेकिन रॉन सबसे ज्यादा चिंतित था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी ड्रेस दुशाले लड़कियों की ड्रेस जैसे लग रहे थे। अपनी ड्रेस को लड़कों जैसी बनाने के लिए उसने गले के घेरे और कलाइयों की डोरियों पर विभक्ति कारक सम्मोहन का प्रयोग किया। सम्मोहन ठीक ठाक हुआ। दुशाले की डोरियां गायब हो गईं। डीन ने बुदबुदा कर कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम दोनों ने 4th ईयर की सबसे सुंदर दिखने वाली लड़कियों को डांस पार्टनर कैसे बना लिया? शारीरिक आकर्षण, रॉन ने उदासी से बोलते हुए अपने ड्रेस की कलाई पर बची इक्का दुक्का डोरियों को खींचा। हॉल का माहौल बहुत अलग था। आमतौर पर यहाँ काले दुशालों की भीड़ होती थी लेकिन अब अलग अलग रंगों के कपड़े पहने लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पार्वती सीढ़ी के नीचे हैरी का इंतजार कर रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने बहुत गुलाबी दुशाले पहन रखे थे। उसके लंबे काले बालों की चोटी में सुनहरी वेणी थी और उसकी कलाइयों में सोने की चूड़ियां चमक रही थी। हैरी को देखकर राहत मिली। वो खींची नहीं कर रही थी।
तुम बहुत सुंदर लग रही हो, हैरी ने अजीब ढंग से कहा। शुक्रिया, पार्वती ने जवाब दिया। फिर उसने रॉन से कहा, पद्मा तुम्हें प्रवेश हॉल में मिलेगी। ठीक है, रॉन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, हरमाइनी कहाँ है? और पार्वती ने अपने कंधे उचकाए। नीचे चले हैरी? ठीक है, हैरी ने कहा। हालांकि उसका मन हो रहा था कि वो हॉल में ही रहे। जब वो लोग तस्वीर के छेद से बाहर निकले तो फ्रेड अंदर आया। उसने हैरी की तरफ देखकर आंख मारी। प्रवेश हॉल में भी विद्यार्थियों का जमघट था। पार्वती को उसकी बहन पद्मा मिल गई। वो उसे हैरी और रॉन के पास ले आई। हाय, पद्मा ने कहा। वो अपने नीले दुशाले में पार्वती जितनी सुंदर लग रही थी। हालांकि वो इस बात से उत्साहित नहीं थी कि रॉन उसका पार्टनर है। उसकी निगाह रॉन के ड्रेस, दुशाले की उधरी हुई गर्दन और आस्तीनों पर थोड़ी देर तक रुकी रही। हाय, रॉन ने पद्मा से कहा, लेकिन वो पद्मा की तरफ नहीं बल्कि भीड़ की तरफ देख रहा था। ओह नहीं, उसने अपने घुटने थोड़े मोड़ लिए ताकि वो हैरी के पीछे छिप जाए। उसकी इस अजीबोगरीब हरकत का कारण ये था कि फ्लर डेलाकोर उसके पास से गुजर रही थी। हरमाइनी कहाँ है? उसने दोबारा पूछा। तभी नाग शक्ति के विद्यार्थियों का समूह तहखाने की सीढ़ियों के ऊपर आया। मेलफॉय सबसे आगे था। हैरी की राय में वो किसी धर्मगुरु जैसा दिख रहा था। पेंसी पार्किंसन मेलफॉय का हाथ थामे थी। क्रैब और गॉयल दोनों ही हरे रंग के दुशाले में थे। वो काई से ढकी चट्टानों जैसे दिख रहे थे और हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो किसी को पार्टनर बनने के लिए राजी नहीं कर पाए थे। बलूत की लकड़ी का सामने का दरवाजा खुल गया था। क्रम सबसे आगे चल रहा था। उसके साथ नीले दुशाले में एक सुंदर लड़की थी जिसे हैरी नहीं पहचानता था। उनके सिर के ऊपर से हैरी ने देखा महल के सामने वाले लॉन को एक तरह से गुफा में बदल दिया गया है जिसमें परी रोशनियां हो रही हैं। फिर प्रोफेसर मैगोनिकल की आवाज सुनाई दी, चैंपियन यहाँ आए। पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपनी चूड़ियां ठीक की। फिर उसने और हैरी ने रॉन और पद्मा से कहा, 1 मिनट में मिलते हैं। ये कहकर वो आगे चल दिए। बातें करने वाले विद्यार्थियों की भीड़ ने हटकर उन्हें अपने बीच जाने का रास्ता दिया। प्रोफेसर मैगोनिकल लाल चौकड़ी का ड्रेस दुशाला पहने थी और उन्होंने अपने हेड के किनारे के चारों तरफ भटकटैये की थोड़ी बदसूरत माला बनाई थी। उन्होंने उनसे कहा कि बाकी विद्यार्थियों के अंदर जाते समय वो दरवाजे की एक तरफ खड़े होकर इंतजार करें। बाकी विद्यार्थियों के अंदर बैठ जाने के बाद चैंपियनों को अंदर जाना है। फ्लर डेलाकोर और रोजर डेविस दरवाजे के पास खड़े हो गए। फ्लर का पार्टनर बनने की खुशकिस्मती पर डेविस इतना हैरान था कि उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। सैड्रिक और चो हैरी के पास खड़े थे, लेकिन हैरी दूसरी तरफ देखने लगा। वो उनसे बातें नहीं करना चाहता था। इसके बजाय उसने क्रम के पास वाली लड़की को गौर से देखा। उसका मुंह खुला रह गया। वो हरमाइनी थी, लेकिन वो हरमाइनी जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसने अपने बालों में कुछ किया था। अब वो उलझे या बिखरे नहीं थे, बल्कि चिकने और चमकदार थे। उसने सिर के पीछे बालों का जूड़ा बना लिया था। वो नीला दुशाला पहने थी। उसकी चाल अलग लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, थोड़ा शर्मा भी रही थी, लेकिन अब ये साफ नजर आ रहा था कि उसके सामने वाले दांत छोटे हो गए हैं। हैरी को ये समझ नहीं आया वो उसे पहले क्यों नहीं पहचान पाया। हाय हैरी, हरमाइनी ने कहा। हाय पार्वती। पार्वती बेहद अविश्वास से हरमाइनी को घूर रही थी। ऐसा करने वाली वो अकेली नहीं थी। जब हॉल का दरवाजा खुला तो लाइब्रेरी में मंडराने वाली क्रम की चहेतियां पास से गुजरी और हरमाइनी को बेहद नफरत से घूरती रही। पेंसी पार्किंसन जब मेलफॉय के पास से निकली तो उसने हरमाइनी की तरफ आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन वो ताना मारने के लिए सोच भी नहीं पाई। बहरहाल रॉन हरमाइनी की तरफ देखे बिना उसके पास से गुजर गया। सब लोग हॉल में बैठ गए तो प्रोफेसर मैगोनिकल ने चैंपियनों और उनके पार्टनरों को जोड़ियां बनाकर आने के लिए कहा। चैंपियन हॉल के ऊपर बने मंच की बड़ी गोल टेबल की तरफ जाने लगे जहां निर्णायक बैठे हुए थे। हॉल की दीवारें चमकदार सफेद तुषार से ढकी हुई थी। तारों की भरी काली छत पर मिसलटों और आइवी की सैकड़ों मालाएं थीं। हाउसों की टेबलें गायब हो चुकी थीं। उनकी जगह पर लगभग 100 छोटी छोटी टेबलें थीं। इन टेबलों पर लालटेनों की रोशनी थी और हर टेबल पर लगभग 12 लोग बैठ सकते थे। हैरी का पूरा ध्यान इस बात पर था कि वो गिर न जाए। पार्वती को बहुत मजा आ रहा था। वो हैरी को कसकर खींच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कुत्ता हो जिसे पार्वती घुमा रही है। रॉन आंखें सिकोड़कर हरमाइनी को पास से गुजरते हुए देख रहा था। पद्मा चिड़चिड़ी लग रही थी। जब सभी चैंपियन ऊपर वाली टेबल के पास आए तो डम्बलडोर खुशी से मुस्कुराए, लेकिन जब कारकारोफ ने क्रम और हरमाइनी को पास आते देखा तो उनके चेहरे पर भी रॉन जैसा भाव आ गया। लूडो बैगमैन आज रात को चमकीला बैगनी दुशाला पहने थे। विद्यार्थियों की तरह वो
उत्साह से तालियां बजा रहे थे। मैडम मैक्सिम हमेशा की तरह काले साटिन की बजाय आज हल्के पीले रेशम का लहराता गाउन पहने हुए थी। वो धीरे धीरे तालियां बजा रही थी। लेकिन हैरी को अचानक एहसास हुआ कि आज वहां पर मिस्टर क्राउच नहीं थे। टेबल की 5वीं कुर्सी पर पर्सी वीजली बैठा हुआ था। जब चैंपियन और उनके पार्टनर टेबल पर पहुंचे तो पर्सी ने अपने पास रखी खाली कुर्सी बाहर खींची और हैरी की तरफ घूर कर देखा। हैरी उसका इशारा समझ गया और पर्सी के पास बैठ गया, जो बिल्कुल नए नेवी ब्लू ड्रेस दुशाले पहना था और उसके चेहरे पर गर्व का स्पष्ट भाव था। इससे पहले कि हैरी उससे कुछ पूछ पाता, पर्सी ने खुद ही बता दिया, मेरा प्रमोशन हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ब्रह्मांड का शहंशाह चुन लिया गया हो। अब मैं मिस्टर क्राउच का पर्सनल असिस्टेंट बन गया हूँ। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। वो क्यों नहीं आए? हैरी ने पूछा। वो नहीं चाहता था कि पूरे डिनर के दौरान उसे कड़ाही की तली का भाषण सुनना पड़े। मिस्टर क्राउच की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्ल्ड कप के बाद उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, उम्र ढल रही है। हालांकि अब वो पहले जितने युवा नहीं हैं, पर उनकी बुद्धि और उनका दिमाग पहले जितना ही पैना है। लेकिन क्विडिच वर्ल्ड कप पूरे मंत्रालय के लिए बहुत बुरा हादसा था। इसके अलावा मिस्टर क्राउच को अपनी घरेलू जिन्न की हरकत से भी भारी सदमा लगा है। उसका नाम ब्लंकी या चाहे जो भी हो, जाहिर है उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। लेकिन देखो, जैसा मैंने कहा था, उनकी उम्र ढल रही है। उनको अपनी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। घरेलू जिन्न के जाने के बाद उनके घरेलू आराम में काफी कमी हुई है। इसके अलावा हमें ये टूर्नामेंट आयोजित करना पड़ा और वर्ल्ड कप के बाद की हर समस्या से निपटना पड़ रहा है। वो दुष्ट स्कीटर औरत हर समय आस पास मंडरा रही थी। नहीं, मिस्टर क्राउच तो क्रिसमस पर घर पर आराम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और अपनी जगह मुझे भेज दिया। हैरी का ये पूछने का मन था कि क्या मिस्टर क्राउच पर्सी को अभी बेदर्दी कहते हैं या उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन ये बात उसने मन में दबा ली। चमकती सुनहरी प्लेटों पर खाने पीने का सामान अभी तक नहीं आया था, लेकिन उनमें से हर एक के सामने छोटे मेनू कार्ड रखे हुए थे। हैरी ने अनिश्चितता के साथ अपने सामने रखा मेनू कार्ड उठाया। चारों तरफ देखा, कोई वेटर नहीं था। बहरहाल डंबलडोर ने बहुत ध्यान से अपने मेनू कार्ड को देखा और फिर अपने प्लेट से बहुत स्पष्टता से बोले, पोर्क चॉप्स। तत्काल उनकी प्लेट में पोर्क चॉप्स आ गए। ये देखकर टेबल के बाकी लोग भी अपनी प्लेटों को ऑर्डर देने लगे। हैरी ने ये देखने के लिए हरमाइनी पर निगाह डाली। वो डिनर के इस नए और थोड़े जटिल तरीके के बारे में क्या सोच रही होगी। निश्चित रूप से इसकी वजह से घरेलू जिन्नों का काम और बढ़ गया होगा। बहरहाल इस समय हरमाइनी को SPEW के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। वो विक्टर क्रम के साथ गहरी चर्चा में डूबी थी। उसका ध्यान ही नहीं था कि वो क्या खा पी रही है। हैरी को एहसास हुआ कि उसने वास्तव में क्रम को पहले कभी बात करते नहीं देखा था, लेकिन इस समय वो काफी बातें कर रहा था और बड़े उत्साह से कर रहा था। हाँ, हमारे यहाँ भी एक महल है। मुझे लगता है कि हॉगवर्ट्स इतना बड़ा तो नहीं है और इतना आरामदेह भी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ 4 मंजिलें हैं और आग सिर्फ जादुई कामों के लिए जलाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़े मैदान हैं। ठंड में हमारे यहाँ सूरज की रोशनी कम रहती है, इसलिए हम धूप का मजा नहीं ले पाते। लेकिन गर्मियों में हम हर दिन अपनी झाड़ुओं पर सवार होकर झील और पहाड़ों के ऊपर उड़ते रहते हैं। अरे अरे विक्टर, कारकारोफ ने हंसते हुए कहा, हालांकि उनकी आंखें हमेशा की तरह ही कठोर थी। आगे कुछ मत बताना, वरना तुम्हारी सुंदर दोस्त को पता चल जाएगा कि हम कहाँ रहते हैं। डंबलडोर मुस्कुराए। उनकी आंखों में चमक आ गई। कारकारोफ, ये गोपनीयता क्यों? तुम ये क्यों चाहते हो कि किसी को पता न चल जाए? डंबलडोर, कारकारोफ ने अपने पूरे पीले दांत निपोड़ते हुए कहा, हम सब अपने अपने इलाकों के पहरेदार हैं। क्या हम उन ज्ञान के महलों की पहरेदारी नहीं करते जिन्हें हमारे सुपुर्द किया गया है? क्या हमें इस बात पर गर्व नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमें ही अपने स्कूल के सभी रहस्य मालूम है और हमें उनकी रक्षा करना चाहिए? ओह, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मुझे हॉगवर्ट्स के सब रहस्य मालूम है कारकारोफ। उदाहरण के लिए, आज सुबह मैं बाथरूम जा रहा था, गलत मोड़ में मुड़ गया और मैंने खुद को एक बेहद शानदार कमरे में पाया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस कमरे में बहुत ही शानदार चैम्बर पॉट्स लगे थे। जब मैं सबसे ज्यादा ध्यान से जांच करने के लिए बाद में वहां गया तो मैंने पाया कि कमरा गायब हो चुका है, लेकिन मुझे उस पर नजर रखनी होगी। शायद वो कमरा सिर्फ सुबह 5:30 बजे ही नजर आता होगा।
ये शायद तभी दिखता होगा जब चतुर्थी हो, या तभी दिखता होगा जब आपके पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ उठ रही हो। हैरी मीट स्टू की प्लेट में हंस पड़ा, परसी की त्योरियां चढ़ गई। लेकिन हैरी कसम खाकर कह सकता था कि डंबलडोर ने उसकी तरफ हल्के से आंख मारी थी। इस दौरान फ्लeur डेलाकोर रोजर डेविस से हॉगवर्ट्स की सजावट की आलोचना कर रही थी। ये तो कुछ नहीं है, उसने बड़े हिकारत से देखते हुए कहा। क्रिसमस पर हमारे बॉबेटन्स के महल में बर्फ की मूर्तियां डाइनिंग रूम के चारों तरफ लगी रहती हैं। जाहिर है वो पिघलती नहीं है और हीरे की विशाल मूर्तियों जैसी लगती हैं। उनके कारण पूरी जगह जगमगा उठती है। खाना लाजवाब होता है। खाते समय हम जंगल की परियों के गीत सुनते हैं। हमारे यहाँ हॉल में एक भी बदसूरत शिरस्त्राण नहीं है। अगर कोई शरारती भूत बॉबेटन्स में घुसेगा तो उसे इस तरह से भगा दिया जाएगा। उसने अपना हाथ टेबल पर जोर से पटका। रोजर डेविस उससे बातें कर रहा था तो बहुत भौचक्का लग रहा था। हैरी ने सोचा शायद डेविस फ्लर को निहारने में इतना व्यस्त है कि उसने उसका कहा एक भी शब्द नहीं सुना होगा। हैरी ने हॉल में चारों तरफ देखा। हैग्रिड स्टाफ की दूसरी टेबल पर बैठा हुआ था। उसने आज फिर अपना बालों वाला भयंकर भूरा सूट पहन रखा था और वो ऊपर वाली टेबल की तरफ निहार रहा था। हैरी ने देखा, उसने हाथ हिलाकर हल्के से मैडम मैक्सिम की ओर इशारा किया। हैरी ने पलट कर देखा। मैडम मैक्सिम ने भी अपना हाथ हिलाया और मोमबत्तियों की रोशनी में उनके दूधिया रत्न चमक रहे थे। हरमाइनी क्रम को अपने नाम का सही उच्चारण सिखा रही थी। वो उसे बार बार हरमाइयोन कह के पुकार रहा था। हरमाइनी। हरमाइनी ने धीरे और स्पष्टता से कहा, हरमाइनी, अब थोड़े करीब हो। हरमाइनी बोली और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। खाना खत्म होने के बाद डंबलडोर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने विद्यार्थियों से खड़े होने को कहा। फिर उन्होंने अपनी छड़ी हिलाई। टेबलें जाकर दीवार से टिक गई। फर्श खाली हो गया। इसके बाद उन्होंने छड़ी हिलाकर दाहिनी तरफ की दीवार के पास एक ऊंचा मंच प्रकट कर दिया। इस मंच पर ड्रम, कई गिटार, एक वीणा, एक सेलो और कुछ बैग पाइप रखे हुए थे। इसके बाद वियर्ड सिस्टर्स मंच पर आ गईं और विद्यार्थियों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। वियर्ड सिस्टर ने अपने बालों से भरे शरीर पर काले दुशाले पहने थे जो कलात्मक रूप से जगह जगह पर फटे थे। हैरी उन्हें देखने में मशगूल था। अचानक उसे एहसास हुआ कि टेबलों की लालटेनें बुझ गई हैं। बाकी चैंपियन और उनके पार्टनर उठकर खड़े हो गए। पार्वती गुस्से में फुसफुसाकर बोली, चलो डांस करना है। खड़े होते समय हैरी अपने ड्रेस के दुशाले में उलझ गया। वियर्ड सिस्टर ने एक धीमी और दुख भरी धुन छेड़ दी। हैरी रोशनी भरे डांस फ्लोर पर गया। वह इस बात का ध्यान रख रहा था कि किसी से नजर न मिलाए। अगले ही पल पार्वती ने उसके हाथ को खींचकर अपनी कमर पर रखा और दूसरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। हैरी अपनी जगह पर धीरे धीरे घूमते हुए सोच रहा था, डांस उतना बुरा नहीं है जितनी उसे आशंका थी। हैरी ने दर्शकों के सिर के ऊपर की खाली जगह पर अपनी आंखें टिका रखी थी। जल्दी ही कई लोग डांस फ्लोर पर आकर डांस करने लगे। नेविल और जिनी पास ही नाच रहे थे। हैरी को दिख रहा था कि जिनी बार बार उछल रही है क्योंकि नेविल उसके पैरों पर चढ़ जाता था। उधर डंबलडोर मैडम मैक्सिम के साथ नाच रहे थे। बहरहाल इतनी लंबी होने के बावजूद वो अच्छी तरह से नाच रही थी। बाबरे नैन मूडी प्रोफेसर सिनिस्ट्रा के साथ बड़े भयंकर तरीके से नाच रहे थे। प्रोफेसर सिनिस्ट्रा उनके लकड़ी के पैर से घबरा रही थी। तुम्हारे मोजे कमाल के हैं पॉटर, मूडी ने उसके पास से गुजरते हुए कहा। हैरी समझ गया उनकी जादुई आंख दुशाले के पार देख लेती है। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इन्हें डॉबी नाम के घरेलू जिन्नों ने मेरे लिए बुना है। मूडी वहां से ठक ठक करते हुए चले गए। पार्वती फुसफुसाई, वो कितने डरावने हैं, उनकी जादुई आंख को तो जब्त कर लेना चाहिए। जब हैरी ने बैगपाइप की आखिरी कांपती हुई धुन सुनी तो उसने राहत की सांस ली। वियर्ड सिस्टर्स का गाना खत्म हो गया था। हैरी ने पार्वती को छोड़ दिया और बोला, हम थोड़ी देर बैठ लेते हैं। ओह, लेकिन ये वाला गाना बहुत बढ़िया है, पार्वती ने कहा जब वियर्ड सिस्टर ने एक नया गीत छेड़ दिया जिसकी धुन ज्यादा तेज थी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं, हैरी ने झूठ बोला। पार्वती को डांस फ्लोर से दूर ले गया। रास्ते में वो फ्रेड और एंजेलिना के पास से गुजरे जो इतने उत्साह से नाच रहे थे कि उनके आसपास खड़े विद्यार्थी चोट लगने के डर से पीछे हट रहे थे। फिर पार्वती को उस टेबल पर ले गया जहां रॉन और पद्मा बैठे थे। कैसा चल रहा है, हैरी ने बैठते हुए और बटर बियर की बोतल खोलते हुए कहा। रॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो हरमाइनी और क्रम को गुस्से में देख रहा था। पद्मा ने अपने हाथ पैर अपने सामने बांध रखे थे।
वो अपने पैर से संगीत की धुन पर ताल दे रही थी, रह रहकर रॉन को नाराजगी से देख रही थी, क्योंकि रॉन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। पार्वती हैरी की दूसरी तरफ बैठ गई। उसने भी अपने हाथ पैर बांध लिए। कुछ मिनट बाद बॉबिटन्स के एक लड़के ने उससे नाचने का अनुरोध किया। पार्वती ने पूछा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है हैरी? क्या? हैरी ने कहा, जो उस समय चो और सेड्रिक को देख रहा था। कुछ नहीं, पार्वती ने गुस्से में कहा। वो लड़के के साथ नाचने चली गई। गाना खत्म होने के बाद भी वापस नहीं लौटी। हरमाइनी वहां आई, पार्वती की खाली की हुई कुर्सी पर बैठ गई। नाचने के कारण उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। हाय हैरी। रॉन ने कुछ नहीं बोला। काफी गर्मी है ना? हरमाइनी ने अपने हाथ से अपने चेहरे पर हवा करते हुए कहा। विक्टर ड्रिंक्स लेने गया है। विक्टर? रॉन ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। क्या उसने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम उसे विकी कहा करो? हरमाइनी उसे हैरानी से घूरने लगी। तुम्हें क्या हो गया है? रॉन ने जहर बुझी आवाज में कहा। अगर तुम खुद ये नहीं समझ सकती हो तो मैं बताने वाला नहीं हूं। हरमाइनी ने उसे घूर कर देखा। फिर उसने हैरी की तरफ देखा, जिसने अपने कंधे उचका दिए। रॉन, आखिर क्या? रॉन ने थूक उड़ाते हुए कहा। बुड्ढा मिस्टैंग का है। वो हैरी के खिलाफ मुकाबला कर रहा है, हॉगवर्ट्स के खिलाफ। तुम रॉन स्पष्ट रूप से ऐसे शब्दों की तलाश कर रहा था जो इतने दमदार हों कि हरमाइनी के अपराध का सटीक वर्णन कर सके। दुश्मन के साथ मेल जोल बढ़ा रही हो? तुम यही कर रही हो? हरमाइनी का मुंह खुला रह गया। एक पल बाद बोली, बेवकूफी की बातें मत करो। दुश्मन? वो कौन था जो उसके आने पर इतना रोमांचित था? वो कौन था जो उसके ऑटोग्राफ लेना चाहता था? वो कौन है जिसके कमरे में उसका मॉडल रखा है? रॉन ने इस बात को अनसुना कर दिया। मुझे लगता है कि उसने लाइब्रेरी में तुम्हें अपने साथ डांस के लिए पूछा होगा। हाँ। हरमाइनी के गाल और भी गुलाबी हो गए। उससे क्या है? कहीं तुम उसे इस पीयू में शामिल करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। और तुम सचमुच जानना ही चाहते हो तो सुनो। उसने कहा था कि वो हर दिन सिर्फ लाइब्रेरी इसलिए आता था क्योंकि वो मुझसे बात करना चाहता था और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हरमाइनी ने ये बात जल्दी जल्दी कही और फिर वो बुरी तरह शर्मा गई। उसके चेहरे का रंग पार्वती के दुशाले जैसा हो गया। अच्छा, लेकिन ये बात मनगढ़ंत है, रॉन ने कटुता से कहा। और इसका क्या मतलब है? स्पष्ट है ना? वो कारकारोव का विद्यार्थी है ना? वो जानता है कि तुम हैरी के साथ रहती हो, सिर्फ हैरी के करीब आने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके इतने करीब आने की कोशिश कर रहा है कि उस पर जादू कर सके। हरमाइनी ने इस तरह देखा जैसे रॉन ने उसे थप्पड़ मार दिया। जब वो बोली तो उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसने मुझसे हैरी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। रॉन ने फौरन दिशा बदल ली। तब तो वो उम्मीद कर रहा होगा कि तुम अंडे का मतलब समझने में उसकी मदद कर दो। मुझे लगता है तुम दोनों आरामदेह लाइब्रेरी में अपने सिर टिकाकर उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे होगे। मैं उस अंडे की गुत्थी सुलझाने में उसकी कभी मदद नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम ऐसी बात कैसे सोच सकते हो? मैं चाहती हूं कि हैरी टूर्नामेंट जीते। हैरी ये बात जानता है ना हैरी? रॉन ने व्यंग्य से कहा। लेकिन तुम्हारा व्यवहार तो कुछ और ही दिखा रहा है, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। इस पूरे टूर्नामेंट का मकसद विदेशी जादूगरों से जान पहचान बढ़ाना और दोस्ती करना है। नहीं, इसका मकसद जीतना है, रॉन चिल्लाया। बहुत से विद्यार्थी उनकी तरफ घूर कर देखने लगे। रॉन, अगर हरमाइनी क्रम से दोस्ती करती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हैरी धीरे से बोला। लेकिन रॉन ने हैरी की बात को अनसुना कर दिया। रॉन बोला, तुम जाकर अपने विकी को क्यों नहीं खोजती, वरना वो परेशान होगा। तुम कहाँ चली गई? उसे विकी मत कहो। हरमाइनी उछलकर खड़ी हुई और तेजी से डांस फ्लोर पार करती हुई भीड़ में उछल गई। रॉन गुस्से और संतुष्टि के मिले जुले भाव से उसे देखता रहा। तभी पद्मा ने पूछा, तुम डांस करने चल रहे हो या नहीं? नहीं, रॉन बोला। वो अब भी हरमाइनी को गुस्से से घूर रहा था। ठीक है, पद्मा बोली। वो एक झटके से उठकर पार्वती और बॉबिटन्स वाले लड़के के पास चली गई। उस लड़के ने अपने एक दोस्त को वहां इतनी जल्दी बुलवाया कि हैरी कसम खाकर कह सकता था कि उसने जरूर आवाहन मंत्र का इस्तेमाल करके ऐसा किया होगा। हरमाइनी कहाँ है? एक आवाज आई। क्रम बटर बियर की 2 बोतल लेकर टेबल के पास आ गया था। क्या पता, वो खो गई है ना? रॉन ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा। क्रम एक बार फिर चिड़चिड़ा दिखने लगा। अगर वो दिखे तो उसे बता देना, मैंने ड्रिंक ले लिया है। लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। विक्टर क्रम के साथ दोस्ती कर ली रॉन?
पर्सी अपने दोनों हाथ मलते हुए बहुत आडंबर पूर्ण दिखते हुए उनके पास आ गया। बहुत बढ़िया, तुम्हें पता ही है यही तो इस टूर्नामेंट का मकसद है, अंतरराष्ट्रीय जादुई सौहार्द। हैरी को देखकर चिढ़ हुई कि पर्सी पद्मा की खाली जगह पर बैठ गया है। ऊपर वाली टेबल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। प्रोफेसर डंबलडोर प्रोफेसर स्प्राउट के साथ नाच रहे थे। लूडो बैगमैन प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ, मैडम मैक्सिम और हैग्रिड डांस फ्लोर पर काफी जगह लेते हुए नाच रहे थे। उनके कारण विद्यार्थियों को इधर उधर हटना पड़ रहा था। कारकारोफ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अगला गाना खत्म होने पर सभी ने एक बार फिर तालियां बजाईं। हैरी ने देखा लूडो बैगमैन ने प्रोफेसर मैगोनिकल का हाथ चूमा और भीड़ के पास से होते हुए निकलने लगे। उसी समय फ्रेड और जॉर्ज बैगमैन के पास आ गए। ये दोनों मंत्रालय के एक वरिष्ठ सदस्य को ऐसे क्यों रोक रहे हैं? पर्सी ने फ्रेड और जॉर्ज को संदेह से देखते हुए कहा। कोई मर्यादा तो रह ही नहीं गई। लूडो बैगमैन ने फ्रेड और जॉर्ज से काफी जल्दी पीछा छुड़ा लिया। हैरी को देखकर बैगमैन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। उसकी टेबल पर आ गए। पर्सी ने तत्काल कहा, मिस्टर बैगमैन, मुझे उम्मीद है मेरे भाई आपको परेशान नहीं कर रहे होंगे। क्या? ओह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस मुझे अपनी नकली जादुई छड़ियों के बारे में बता रहे थे और उन्हें बिकवाने के बारे में मुझसे मदद मांग रहे थे। मैंने वादा किया है मैं उन्हें जुमको की जोक शॉप में अपने 2 संपर्क सूत्रों से मिलवा दूंगा। पर्सी ये सुन के जरा भी खुश नहीं हुआ। हैरी इस बात पर शर्त लगाने को तैयार था कि घर पहुंचते ही वो ये खबर मिसेस वीजली को फौरन सुनाएगा। अगर फ्रेड और जॉर्ज अपना बनाया सामान जनता को बेचना चाहते हैं तो स्पष्ट था उनकी योजनाएं अब ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गई हैं। बैगमैन ने हैरी से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन पर्सी ने दूसरा विषय छेड़ दिया। आपको क्या लगता है मिस्टर बैगमैन, टूर्नामेंट कैसा चल रहा है? हमारा विभाग काफी संतुष्ट है। जाहिर है आग के प्याले के साथ हुई दिक्कत थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसने हैरी की तरफ नजर डाली। लेकिन उसके बाद सब अच्छा चल रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ओह हाँ, ये बहुत मजेदार है। बार्टी कैसा है? अफसोस वो नहीं आ पाया, बैगमैन ने खुशी से कहा। ओह, मुझे यकीन है कि मिस्टर क्राउच जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर्सी ने महत्वपूर्ण दिखते हुए कहा। लेकिन इस दौरान मैं उनका भार उठाने के लिए तैयार हूँ। जाहिर है मेरी जिम्मेदारी सिर्फ डांस पार्टियों में भाग लेने तक सीमित नहीं है। वो गर्व से हंसते हुए बोला, ओह नहीं, मुझे उनकी अनुपस्थिति में बहुत सारे काम संभालने होंगे। आपने सुना ही होगा कि अली बशीर हमारे देश में उड़ने वाले गलीचों की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया है और हम ट्रांसिल्वेनिया वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे द्वंद्व युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। नए साल के शुरू में उनके जादुई सौहार्द विभाग के प्रमुख के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। चलो घूमने चलते हैं, रॉन ने हैरी से बुदबुदाकर कहा। पर्सी से दूर चलो। हैरी और रॉन ने नाटक किया जैसे वो ड्रिंक लेने जा रहे हैं। वो टेबल से उठकर डांस फ्लोर के किनारे किनारे प्रवेश हॉल में पहुंच गए। सामने वाला दरवाजा खुला हुआ था। सीढ़ियां उतरे तो देखा कि गुलाबों के बगीचे में फड़फड़ाती हुई परी रोशनियां चमक रही हैं। चारों तरफ झाड़ियां, सजे हुए घुमावदार रास्ते और बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक अप्रिय परिचित आवाज सुनाई दी। चिंता करने की क्या बात है इगोर? सिवरस, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये नहीं हो रहा है। कारकारोफ की आवाज तनाव भरी पर धीमी थी। ऐसा लगा वो नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी बात सुन ले। ये कई महीनों से लगातार साफ होता जा रहा है। मैं सचमुच चिंतित हूँ। तो फिर भाग जाओ, मैं तुम्हारी तरफ से बहाने बना दूंगा, स्नैप ने सपाट अंदाज में कहा। बहरहाल मैं हॉगवर्ट्स में ही रुकूंगा। स्नैप और कारकारोफ मोड़ पर मुड़कर सामने आ गए। स्नैप की छड़ी बाहर थी। वो विस्फोट करके गुलाब की झाड़ियों को दूर हटा रहे थे। उनके चेहरे पर बहुत ही बुरा भाव था। हैरी ने देखा कि कारकारोफ उन्हें वहां खड़े देखकर थोड़े परेशान हो गए थे। घबराहट में उनका हाथ अपनी बकरा दाढ़ी की तरफ गया और वो उसे उंगली में लपेटने लगे। हम टहल रहे थे, रॉन ने स्नैप से कहा। ये कानून के खिलाफ नहीं है। तो फिर टहलते रहो, स्नैप गुर्राए उनके पास से धड़धड़ाते हुए गुजर गए। रॉन बुदबुदाया, कारकारोफ इतना चिंतित क्यों है? हैरी ने कहा। उनमें और स्नैप में कब से इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि वो एक दूसरे को नाम से बुलाने लगे। अब वो पत्थर के एक बड़े रेंडियर के पास पहुंच गए थे, जिसके ऊपर उन्हें ऊंचे फुव्वारे में चमकती फुहारें दिख रही थी और पत्थर की बेंच पर 2 विशाल कायाकृतियां। और फिर हैरी को हैग्रिड की आवाज सुनाई दी। जिस पल हमने तुम्हें देखा था हम समझ गए थे। हैरी और रॉन जम गए।
ये तो उस तरह का दृश्य नहीं था जिसके बीच उन्हें होना चाहिए था। तुम क्या समझ गए थे हैग्रिड? मैडम मैक्सिम ने कहा। उनकी धीमी आवाज में एक स्पष्ट घुरघुराहट थी। हैरी निश्चित रूप से बातचीत नहीं सुनना चाहता था। वो जानता था कि हैग्रिड ये नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थिति में दूसरे लोग उसकी बातें सुने। अगर संभव होता तो आवाजों को दबाने के लिए वो अपने कानों में उंगलियां ठूस लेता या जोर जोर से गाने लगता, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने अपना ध्यान बीटल पर केंद्रित करने की कोशिश की जो पत्थर के रेनडियर की पीठ पर रेंग रही थी, लेकिन बीटल इतनी दिलचस्प नहीं थी कि वो हैग्रिड के अगले शब्द न सुन पाए। हम समझ गए कि तुम भी हमारे जैसी हो, तुम्हारे मम्मी या डैडी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी हैग्रिड। हमारी तो मम्मी थी, हैग्रिड ने धीरे से कहा। वो ब्रिटेन की शायद आखिरी पीढ़ी की थी। जाहिर है हमें ठीक से याद नहीं। जब हम 3 साल के थे वो घर छोड़कर चली गई थी। उनमें मातृत्व की ज्यादा गहरी भावना नहीं थी। हमें लगता है उनकी फितरत में नहीं होता है ना? उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? हो सकता है वो मर गई हूँ। मैडम मैक्सिम कुछ नहीं बोली और हैरी ने ना चाहते हुए अपनी आंखें बीटल पर से हटा दी। हैरी ने पहले कभी हैग्रिड को अपने बचपन की बातें करते नहीं सुना था। जब वो चली गई तो हमारे डैडी का दिल टूट गया। हमारे डैडी नाटे थे। 6 साल का होने के बाद जब हम उनसे गुस्सा हो जाते तो उन्हें उठाकर अलमारी पर बिठा देते थे और वो इस बात पर हंसने लगते। हैग्रिड की भारी आवाज टूट गई। मैडम मैक्सिम दूधिया फव्वारे को देख रही थी। डैडी ने ही हमें पाला, लेकिन हमारे स्कूल में आने के कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी। डम्बलडोर ने बहुत मदद की। वो हमारे प्रति दयालु थे। हैग्रिड ने रेशम का बड़ा सा रूमाल निकाला, जोर से नाक साफ की। तो जो भी हो, अब हमने अपने बारे में काफी कुछ बता दिया। तुम बताओ, तुम्हारे मम्मी डैडी में से कौन था? मैडम मैक्सिम अचानक उठकर खड़ी हो गई। वो बोली, काफी ठंडक है। बहरहाल बाहर का मौसम उनकी आवाज जितना ठंडा नहीं था। मुझे लगता है अंदर जाना चाहिए। नहीं, अभी मत जाओ, हैग्रिड ने सूनेपन से कहा। हमने कभी अपने जैसा कोई नहीं देखा है। अपने जैसा क्या हैग्रिड? साफ साफ बोलो, मैडम मैक्सिम ने बर्फीले अंदाज में कहा। हैग्रिड ने कहा, जाहिर है एक और अर्धदानव। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम मैक्सिम चीखी। रात के शांत माहौल में उनकी आवाज बम की तरह गूंजी। हैरी ने देखा पीछे खड़े फ्लर और रोजर अपने गुलाब की झाड़ी से कूदकर बाहर आ गए। अर्धदानव? मेरी तो हड्डियां बड़ी हैं। वो धड़धड़ाती हुई दूर चली गई। हैग्रिड अब भी बेंच पर बैठकर मैडम मैक्सिम को घूर रहा था। 1 मिनट बाद उठा और चल दिया, लेकिन महल की तरफ नहीं बल्कि अपने कैबिन की तरफ। चलो, हैरी ने रॉन से कहा, हम भी चलते हैं। लेकिन रॉन हिला तक नहीं। क्या हुआ? हैरी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। रॉन ने हैरी को देखा। उसके चेहरे का भाव सचमुच गंभीर था। उसने फुसफुसा कर पूछा, क्या तुम्हें पता था हैग्रिड अर्धदानव है? नहीं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? रॉन ने बड़े अजीब अंदाज में देखा। हैरी समझ गया वो एक बार फिर जादूगरी की दुनिया के बारे में अज्ञान प्रकट कर रहा है। डर्सली जैसे मगलू परिवार में बड़ा होने के कारण हैरी को इन चीजों का बहुत ज्ञान नहीं था जो जादूगरों को सहज पता होती थी। बहरहाल अब वो ये जान गया था कि अगर किसी जादूगर को ये पता चल जाता है कि उसका कोई दोस्त दानवी का बेटा है तो ज्यादातर जादूगर ये नहीं कह सकते कि उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं अंदर चलकर बताता हूँ, रॉन ने धीरे से कहा। चलो। फ्लोर और रॉजर डेविस गायब हो चुके थे। शायद वो ज्यादा एकांत वाली झाड़ियों की तलाश में थे। हरमाइनी एक बार फिर क्रम के साथ डांस कर रही थी। हैरी और रॉन टेबल पर बैठ गए जो डांस फ्लोर से काफी दूर था। तो दानवों के साथ क्या समस्या है? देखो, वो अच्छे नहीं होते। रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। किसे परवाह है? हैग्रिड के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है? हैरी ने कहा। मैं जानता हूँ उसके साथ गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसने ये बात सबसे छिपा कर रखी है। रॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं सोचता था बचपन में किसी ने उस पर फूलन मंत्र का इस्तेमाल किया होगा। हैरी ने पूछा, अगर उसकी माँ दानवी थी तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, जो उसे जानता है उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा हैग्रिड खतरनाक नहीं है। लेकिन हैरी, दानव दुष्ट होते हैं। दुष्टता उनकी फितरत में होती है। वो दैत्यों की तरह होते हैं। उन्हें किसी की जान लेना अच्छा लगता है। सभी लोग ये बात जानते हैं। वैसे ब्रिटेन में दानव बचे ही नहीं हैं। उन्हें क्या हुआ? उनकी प्रजाति पहले ही खत्म हो रही है। फिर ऑरर्स ने बहुत सारे दानवों को मार डाला। हालांकि इस देश के बाहर दानव अब भी हैं, ज्यादातर पहाड़ों में छुप कर रहते हैं।
मैं नहीं जानता कि मैडम मैक्सिम किसे धोखा देना चाहती थी। हैरी ने मैडम मैक्सिम को निर्णायकों की टेबल पर अकेला बैठा देखकर कहा, अगर हैग्रिड अर्धदानव है तो निश्चित रूप से वो भी होगी। बड़ी हड्डियां, उनसे ज्यादा बड़ी हड्डियां तो सिर्फ डायनासोर की होंगी। हैरी और रॉन बाकी डांस पार्टी में कोने में बैठकर दानवों के बारे में बातचीत करते रहे। हैरी ने कोशिश की कि वो जो और सेड्रिक की तरफ ना देखे, इससे उसके मन में किसी को लात मारने की प्रबल इच्छा होने लगती थी। जब बियर्ड सिस्टर्स ने आधी रात गाना बंद किया तो सभी ने आखिरी बार जोरदार तालियां बजाई। हैरी बिस्तर पर जाने में बहुत खुश था। जहां तक उसका सवाल था, उसकी शाम बहुत मजेदार नहीं थी। बाहर प्रवेश हॉल में आकर हैरी ने रॉन की तरफ देखा। क्रम डर्मस्ट्रेंग के जहाज की तरफ लौटने वाला था। हरमाइनी उसे गुड नाइट कह रही थी। हरमाइनी ने रॉन को बहुत ठंडेपन से देखा, बिना कुछ बोले संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ गई। वो आधी सीढ़ियां चढ़ पाए थे कि तभी हैरी ने सुना कोई उसे आवाज दे रहा है, हाय हैरी। हैरी ने देख लिया था नीचे प्रवेश हाल में चो सेड्रिक का इंतजार कर रही है। जब सेड्रिक सीढ़ियों पर भागता हुआ उसकी तरफ आया तो हैरी ने ठंडेपन से कहा, हाँ। सेड्रिक के चेहरे से लग रहा था वो रॉन के सामने नहीं बताना चाहता, इसलिए रॉन ने कंधे उचकाए और चिढ़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुनो, तुमने मुझे ड्रैगन के बारे में बताकर एहसान किया था, उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम्हारा सुनहरा अंडा जब खुलता है तो क्या उसमें से चीखने की आवाज आती है? हैरी ने कहा, हाँ। तो फिर नहाने जाओ, ठीक है? क्या? नहाने जाओ और अंडे को साथ ले जाओ। गर्म पानी में बैठकर सोचो, तुम्हें समझ आ जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। हैरी ने घूर कर देखा। सेड्रिक ने कहा, मेरी मानो तो 5वीं मंजिल पर बने प्रीफेक्ट्स के बाथरूम में जाना। बौखलाए बोरिस की मूर्ति की बाईं तरफ चौथा दरवाजा। पासवर्ड है पाइन फ्रेश। चलता हूँ, चो से गुड नाइट कहना है। वो एक बार हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर चो के पास चला गया। हैरी अकेला ही गरुड़ द्वार के हॉल की तरफ चल दिया। नहाने से उस चीखते अंडे की बात कैसे समझ में आएगी? ये सलाह हाउस की समझ से बाहर थी। सेड्रिक उसकी टांग खींच रहा है। वो क्या चाहता है? हैरी मूर्ख बन जाए ताकि चो दोनों की तुलना करते हुए सेड्रिक को ज्यादा पसंद करे। तस्वीर में मोटी औरत और उसकी सहेली सो रही थी। हैरी ने चिल्लाकर कहा, परी रोशनी। उसकी नींद खुल गई। इससे वो बहुत चिढ़ गई। जैसे ही वो हॉल में गया उसने देखा रॉन और हरमाइनी के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। 10 फुट दूर खड़े होकर दोनों एक दूसरे पर गरज रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम जानते हो इसका क्या हल है ना? उसके बाल अब उसके शानदार जूड़े से खुलकर नीचे आ गए थे। चेहरा गुस्से के कारण तना हुआ। बताओ तो सही, वो क्या है? रॉन ने चिल्लाकर पूछा। अगली बार जब डांस पार्टी हो तो किसी और के पूछने के पहले मुझसे पूछ लेना। मुझे अंतिम विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि सबसे पहले पूछना, ठीक है? हरमाइनी मुड़ी धड़धड़ाती हुई लड़कियों के कमरे तक जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गई। रॉन बगैर आवाज किए इस तरह का मुंह बनाता रहा जिस तरह मछली पानी के बाहर निकलते समय बनाती है। उसने स्तब्ध दिखते हुए कहा, इससे साबित होता है वो मेरी बात समझी ही नहीं। हैरी कुछ नहीं बोला। उसे रॉन की दोस्ती प्यारी थी, इसलिए उसने अपने दिल की बात नहीं कही। वो सोच रहा था कि हरमाइनी की बात में ज्यादा दम था।